नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन सुबह को 7:30 बजे हमारा एक अपडेट आता है और अपडेट के साथ साथ जो है हम आपके लिए लेकर आते हैं 60 दिन का एक हमारा जो है टारगेट है, यानी कि चैलेंज है, जिसको हम पूर्ति करने के चक्कर में लगे हुए हैं। और आज जो हमारा जो है 9वां दिन है, यानी कि कौन सा दिन है, दिन नंबर 9, ठीक है। और हम चाह रहे हैं कि ये आपके 60 के 60 दिन में जितना भी उत्तर प्रदेश पुलिस में आपका डाटा आता है वो आपका पूरा जीएस हम यहाँ पर कवर कराएंगे। और जिसमें आज का जो टॉपिक हमारा है विश्व की प्रमुख क्रांतियाँ, यानी विश्व की प्रमुख क्रांतियाँ कैसी होती हैं, क्या होती हैं विश्व की प्रमुख क्रांतियाँ। ये स्पेशल है री एग्ज़ाम के लिए, ये री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी स्पेशल डाटा है और ऐसा डाटा है कि जो आपको कभी भी कहीं भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है बच्चा। उसी के आधार पर हमने शुरू किया है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पुनर्जागरण क्या होता है, पहले हम बात करने वाले हैं पुनर्जागरण की, ठीक है। तो हम पुनर्जागरण पढ़ेंगे, पुनर्जागरण क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। जो मुख्य पॉइंट होंगे मैं आपको बताऊंगा। जैसा हम कह सकते हैं पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है पुनर्जन्म, ठीक है भैया। यूरोप में पुनर्जागरण कब से कब तक प्रसारित हुआ, तो 1350 से लेकर 1550 तक के मध्य हुआ था, ठीक है। यूरोप के किस देश में पुनर्जागरण का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव हुआ, तो इटली के फ्लोरेंस नगर में, ठीक है। अभी इसमें क्या मोस्ट है मैं आपको बताता हूँ, केवल अभी तक ये मोस्ट है क्वेश्चन। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है। पुनर्जागरण का अर्थ सामान्यतः किसे माना जाता है, अनेक सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों जैसे कला, साहित्य, विज्ञान आदि को जो परिवर्तित होते हैं, सामाजिक संस्कृति ये चीज़ें जो परिवर्तित होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। बेटा ये वाली बात जो है आप अपने माइंड में रख लेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से। फिर बात कर सकते हैं पुनर्जागरण के द्वारा यूरोप में सर्वाधिक प्रसार किसका हुआ था, तो ज्ञान विज्ञान का हुआ था पुनर्जागरण में, ठीक है। किस व्यक्ति को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, ये मोस्ट है। ये क्वेश्चन जो है ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट है। किसे कहा जाता था, तो इसलिए कहा जाता था इटली के महान कवि दांते को। किसे कहा जाता था, इटली के महान कवि दांते को। पुनर्जागरण का काल सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन थे, तो फ्रांसीसी बेकन। क्या थे, फ्रांसीसी बेकन। अब ये डाटा आपको कहाँ मिलेगा, तो अरविंद वालों की एक बुक है, अरविंद वालों की एक बुक है और बहुत ही बढ़िया बुक है। 20,000 प्लस इसमें क्वेश्चन है। ऐसी ही बुक है जिसमें कि आपके वन लाइनर जो है क्वेश्चन आपको आसानी से मिल सकते हैं, तो उसमें जो है डाटा आपको मिल जाता है, परंतु वो पूरी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी जब जाकर आपको कुछ ऐसे डाटा मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, इससे आगे, ठीक है। इससे आगे हम बात करते हैं कि आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना, तो किसे, मैकियावेली को माना गया था, ठीक है। क्वेश्चन खूब आता है ये भी, ये क्या है आपका मोस्ट क्वेश्चन है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना गया है, तो मैकियावेली को माना गया है। पुनर्जागरण काल का प्रमुख वैज्ञानिक जो था वो कौन थे, न्यूटन थे, कोपरनिक्स, गैलीलियो, केपलर, ठीक है। तो वैज्ञानिक कौन कौन से थे, न्यूटन, ठीक है, कोपरनिक्स, गैलीलियो और केपलर, ये थे महत्वपूर्ण। पुनर्जागरण प्रमुख धर्म सुधारक आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता, मार्टिन लूथर किंग। तो ये 3-4 नाम याद रखने हैं। एक तो याद रख लो दांते, एक याद रख लो बेकन, एक मैकियावेली, न्यूटन, कोपरनिक्स, गैलीलियो और ये मार्टिन लूथर किंग। अब अलग अलग बात है, अगर आ जाए कि पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, पुनर्जागरण का अग्रदूत तो किसे माना जाता है, कवि दांते को माना जाता है। समझ गए। सर्वश्रेष्ठ निबंधकार अगर आ जाए, सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कहीं आ जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी बेकन हो जाएगा। अगर विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है, अगर ये आ जाए तो आपको क्या माना जाएगा, मैकियावेली माना जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसी के साथ साथ पुनर्जागरण काल का प्रमुख वैज्ञानिक की अगर हम बात करें तो वैज्ञानिक न्यूटन हो जाएगा, कोपरनिक्स हो जाएगा, गैलीलियो हो जाएगा, केपलर हो जाएगा, ठीक है। पुनर्जागरण के प्रमुख धर्म सुधारक आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, मार्टिन लूथर किंग। तो ये तो था हमारा पुनर्जागरण, क्या था ये था हमारा पुनर्जागरण। अब बात करने वाले हैं हम इंग्लैंड की क्रांति के बारे में। किसके बारे में, इंग्लैंड की क्रांति में। बस 4-5 शब्द याद रखना है इंग्लैंड की क्रांति से, और बस इसके ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, 4-5 शब्द याद रखना है। इंग्लैंड में किस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा गया था, तो राजा जॉन द्वारा, किसके द्वारा, राजा जॉन द्वारा 1215 में जारी अधिकार पत्र को हम क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसी से बाद में जाकर जो है
मूल अधिकार बनते हैं। क्या बनते हैं? मूल अधिकार बनते हैं इसी से, ठीक है। अधिकार, मूल अधिकार इसमें जाकर बनते हैं बाद में, क्योंकि ये फ्रांस में चला जाता है, फ्रांस के बाद में अमेरिका में, और अमेरिका के बाद में भारत में। इंग्लैंड में सर्वप्रथम गृह युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो देखिए, गृह युद्ध प्रथम जो हुआ वो 1662 को हुआ, चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुआ था। तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंग्लैंड में प्रथम गृह युद्ध, ये क्वेश्चन आता है प्रथम गृह युद्ध का। तो आपको बस इतना याद रखना है, सर्वप्रथम गृह युद्ध, गृह युद्ध। और वैज्ञानिक का नाम याद रखना, उस राजा का, वो थे चार्ल्स प्रथम। कौन थे? चार्ल्स प्रथम। कौन थे? चार्ल्स प्रथम। बस इतना याद रख लेना है। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? तब वही 1688 नहीं आएगा, मोस्ट नहीं है। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के समय इंग्लैंड के शासक कौन थे? ये मोस्ट है। शासक कौन थे? तो जेम्स द्वितीय जो थे वो शासक थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंग्लैंड तथा किस देश के मध्य 100 वर्षीय युद्ध हुआ था? तो फ्रांस के बीच में हुआ था। इनके बीच में 36 का आंकड़ा रहता है, इंग्लैंड और फ्रांस के। तो देखो, ये हरियाणा एसएससी फीमेल पुलिस कांस्टेबल 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। किस देश में गुलाबों का युद्ध हुआ? किस देश में गुलाबों का युद्ध हुआ? तो वो आपका हो जाएगा इंग्लैंड। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा। तो अभी तक ये मोस्ट है आपके लिए। इंग्लैंड में किस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा गया? तो मूल अधिकारों को जो कहा गया था 1215 में। प्रथम गृह युद्ध जो हुआ था सर्वप्रथम 1662 में, चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो हुई थी वो कब हुई थी? 88 में हुई थी, नहीं है मोस्ट, ठीक है। इंग्लैंड का शासक कौन था जिस समय पर गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी? उस समय पर जेम्स द्वितीय थे, याद रखना है। इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच 100 वर्षीय युद्ध चला था, ठीक है। गुलाबों का युद्ध जो हुआ वो कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड में। तो ये क्रांति हो चुकी है। इसके बाद में हम बात करेंगे अमेरिका की क्रांति। इसकी अमेरिका की क्रांति बहुत मोस्ट है। अमेरिका की क्रांति से क्वेश्चन आता है। अमेरिका, देखो, अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा था? तो रेड इंडियन कहा जाता है। क्या कहा था? रेड इंडियन, ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक किसे कहा जाता है? वाशिंगटन को कहा जाता है, जॉर्ज वाशिंगटन। ये जॉर्ज वाशिंगटन वही थे जिन्होंने मतलब एक किताब पढ़ने के चक्कर में जो है मेहनत मजदूरी करी, ठीक है। एक किताब उन्हें अच्छी लगती है, साहूकार के पास रहते हैं, उस किताब को पढ़ना शुरू कर देते हैं। अंततः क्या होता है कि वो किताब जो है पढ़ते पढ़ते वो उसमें गीली हो जाती है, तो वो साहूकार मना कर देता है कि अब मैं इसको नहीं लौटाऊंगा, तो उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तो उसकी कीमत चुकाने के लिए जो है वो वहाँ पर काम करते हैं। यहाँ तो अब किताबें जो है आपकी बनी बनाई दे रहे हैं घर वाले, तो उनको किताबें खरीद कर दे रहे हैं, तब भी तुम नहीं पढ़ सकते। और देख लो इन्होंने जो है किस तरीके से अपनी पढ़ाई की थी, ठीक है भाई। इसके बाद अगर हम बात करें तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी कौन बने? वो यही बने थे, जॉर्ज वाशिंगटन। प्रथम राष्ट्रपति आ जाता है। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? तो 16 दिसंबर 1773 को मोस्ट है ये, ठीक है। किस घटना में? यही बोस्टन टी पार्टी घटना थी जब अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं। बोस्टन टी पार्टी घटना का मुख्य नायक कौन था? तो सैमुअल एडम्स था। कौन था? सैमुअल एडम्स। यही आपका है कि किस क्रांति के दौरान अमेरिकी वासियों के प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्या गया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। क्या नहीं तो? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये मोस्ट है डाटा पूरा। अमेरिका पर 1776 ईस्वी में के पूर्व किस देश का शासन था? तो ग्रेट ब्रिटेन का शासन था। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? तो वो हुई थी 4 जुलाई 1776 को। किस संधि के दौरान अमेरिका स्वतंत्र युद्ध समापन हुआ था? पेरिस की संधि के बाद हुआ था, ठीक है। पेरिस की संधि कब हुई थी? तो 1783 में पेरिस की संधि हुई थी। ये भारत विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, अमेरिका में ही लागू हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में ही लागू हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या कह सकते हैं इसको हम? संयुक्त राज्य अमेरिका कह सकते हैं। और कब हुआ था? 1789 में हुआ था, ठीक है भैया। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा में कौन अधिकारों का उल्लेख है? तो जीवन, स्वतंत्रता, खुशी यानी खुशहाली और अनुसरण, इनका जिक्र है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लोकतंत्र को जनता के लिए और जनता द्वारा शासन कहा? तो वो कहा था अब्राहम लिंकन। तो ये मोस्ट है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ने लोकतंत्र को जनता का और जनता के लिए
और जनता द्वारा शासन कहा था, तो किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। क्या हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, समझ गए? तो फ्रांसीसी क्रांति कब और किसके समय में हुई थी? तो 1789 में हुई थी, लुई 16 के समय में हुई थी। मोस्ट है क्वेश्चन, लुई 16 बहुत एग्जाम में आता है। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो राजनीतिक व्यवस्था थी, ठीक है, में भ्रष्ट होना, फ्रांस की सामाजिक स्थिति स्तर को निम्न करना, ये इसका जो है मुख्य कारण था। देखिए, ये राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? यूपी ट्रिपल पैट 2022 में क्वेश्चन पूछा था। ये देखो, ये क्या है? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। मोस्ट है ये। किस फ्रांसीसी महारानी के द्वारा कहा गया कि जब रोटी नहीं तो आम जनता को केक खाना चाहिए? तो किसने? लुई 16 की पत्नी मैरी एंटोनिएट द्वारा कहा गया था। मैरी एंटोनिएट द्वारा कहा गया था ये। ठीक है, किस देश की क्रांति के समय पर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति का नारा दिया गया था? ये था। ये भी मोस्ट है। देखो, ये RRB JEE 2019 में पूछा गया है, CGL 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था फ्रांसीसी क्रांति के समय पर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं इसमें। चलिए आगे बात करते हैं क्या है। फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किन व्यक्तियों का था? तो रूसो का था, मोंटेस्क्यू था और वाल्टेयर। तो वाल्टेयर, रूसो, मोंटेस्क्यू, ये 3 व्यक्ति इनका था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते जिसे कहते हैं, नामक पुस्तक किसकी रचना है? रूसो की है। खूब आता है, मोस्ट है ये। इसे तो मोस्ट कर लीजिए आप। क्या करेंगे? इसको मोस्ट कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक है, यानी कि सामाजिक समझौता किसकी है? तो रूसो के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, आगे है किस फ्रांसीसी राजा को देशद्रोह के अपराध में फांसी की सज़ा दी गई थी? तो लुई 16 को दी गई थी यहाँ पर। ठीक है, किस फ्रांसीसी राजा के द्वारा यह कहा गया था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है? तो ये भी आपका क्या था? लुई 14 द्वारा। ठीक है, लुई 14 किस प्रकार का शासक था? निरंकुश शासक था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? तो 5 अगस्त 1969 को हुआ था, कोर्सिका द्वीप पर, की राजधानी जासीसियो। तो मोस्ट नहीं है। ये क्वेश्चन आ सकता है, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है आधुनिक फ्रांस का निर्माता। तो ये मोस्ट है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या कंडीशन है, यहाँ तक देख लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म तो बता दिया है कब हुआ है। ठीक है, ये भी बोल दिया है नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है फ्रांस का निर्माता। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था? तो फ्रांसीसी सेना का सेनापति था। ठीक है, नेपोलियन कोड किसके द्वारा जारी किया गया था? नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जारी किया गया था। ट्रैफलगर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 21 अक्टूबर 1805 को इंग्लैंड में नेपोलियन बोनापार्ट के मध्य हुआ था। मोस्ट है ये। ठीक है, ये भी देखो SSC GD में क्वेश्चन आया था। नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा कब पराजित हुआ था? तो देखो 15 में हुआ था, यानी कि 18 जून 1815 में। तो देखो ऐसे क्वेश्चन भी जो है SSC GD पूछ रहा है। 2019 के क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में, नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा कब पराजित हुआ था? तो 18 जून 1815 को पराजित किया गया था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कहाँ और कब हुई थी? तो सेंट हेलेना द्वीप पर हुई थी 1821 में। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो लिटिल कारपोरल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद में आती है हमारी औद्योगिक क्रांति। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, औद्योगिक क्रांति के बारे में कुछ शब्दों को लेकर। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के बारे में कुछ शब्दों को लेकर। तो देखिए क्या है, आधुनिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। अब देखो मोस्ट है ये, DSSB में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आधुनिक क्रांति की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड से आधुनिक क्रांति की शुरुआत होने का क्या कारण था? इंग्लैंड की समुद्री स्थिति, उपनिवेशिक विस्तार, कच्चे माल और पूंजी की अधिकता, ये थे कारण। ठीक है, औद्योगिक क्रांति मुख्यतः किसका परिणाम थी? विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारों का। ठीक है, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को क्या कहा जाता था?
आविष्कारों का आविष्कार, ठीक है, बहुत बढ़िया। औद्योगिक क्रांति के द्वारा कौन सर्वाधिक प्रभावित हुआ? तो संपूर्ण विश्व प्रभावित हुआ। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? देखो एनडीए पूछा गया है, अर्नोल्ड टॉलमी के द्वारा, अर्नोल्ड टॉलमी के भी द्वारा, ठीक है। अब आती है जर्मनी का एकीकरण। अब क्या आ जाएगा? जर्मनी का एकीकरण क्वेश्चन मोस्ट है यहाँ से भी। जर्मनी का एकीकरण क्वेश्चन है, एस्टेट में पूछा था प्राइमरी में, ठीक है। तो जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका सर्वाधिक थी? तो बिस्मार्क की भूमिका थी। बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण करते हुए जर्मनी का एकीकरण शुरू किया था? तो लौह एवं रक्त की नीति, ये मोस्ट है, ठीक है। किसने किया था? बिस्मार्क ने। ये क्वेश्चन आता है बिस्मार्क द्वारा, ठीक है। बिस्मार्क द्वारा जो है, यानी वह कौन व्यक्ति जिन्होंने लौह एवं रक्त की नीति चलाई थी? तो बिस्मार्क थे। बिस्मार्क कौन थे? तो प्रथा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था, यानी विलियम प्रथम के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, बिस्मार्क थे, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो क्या है? जर्मनी के एकीकरण में के समय सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? तो प्रथा था। कौन सा था? प्रथा, ठीक है। बिस्मार्क की मुख्य इच्छा क्या थी? जर्मनी का एकीकरण प्रथा के नेतृत्व में हो, यानी कि जर्मनी का जो एकीकरण हो वो किसके नेतृत्व में हो? प्रथा के नेतृत्व में हो। विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज कब पहनाया गया था? तो 8 फरवरी 1971 को पहनाया गया था। बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण में सबसे अधिक भय किस देश से था? तो किससे था? वो फ्रांस से था। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फ्रांस तथा प्रथा के मध्य फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 10 मई 1971 को हुई थी। 10 मई 1971 को हुई थी। मोस्ट है भाई, मोस्ट है, ठीक है। 2-3 शब्द और हैं इसके, ये और देख लो आप। इसमें क्या है? देखो, फ्रांस एवं प्रथा के बीच में मध्य फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? वो 1871 में हुई थी। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेश वाहक किसे माना जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। मोस्ट है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? तो फ्रेडरिक लिस्ट को। तो ये हो चुका है हमारा अभी तक इतना। देखिए, सब चीज़ों को जो है आप याद करके चलो। अगर आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी तो फिर आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि हम हर चीज़ को अच्छे से अगर एनालिसिस करेंगे, एक दो बार अगर वीडियो को देख लेंगे तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, इससे आगे देखते हैं इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण में क्या है? 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इटली के कुल कितने राज्य थे? तो 13 राज्य थे। क्वेश्चन आ सकता है, इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो ये क्वेश्चन मोस्ट है, जोसेफ मेजिनी। किसे माना जाता है? मेजिनी। कौन सा देश इटली के एकीकरण के सबसे बड़ा बाधक था? ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या होती है? वियना। क्या होती है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना होती है, ठीक है। इटली के एकीकरण में किस राज्य की मुख्य अगुवाई थी? तो सोर्डोनिया पीडमोंटो राज्य की, ठीक है। आगे है इटली की समस्या को किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया गया था? तो काउंट काबूर याद रखना भाई। इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो गैरीबाल्टी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गैरीबाल्टी को। इटली के एकीकरण के दौरान किसे यंग इटली सोसाइटी नामक सेना का गठन किया था? तो ये भी किसने किया था? जोसेफ मैंजिनी ने, ठीक है। इटली के एकीकरण के दौरान लाल कुर्ती, ये मोस्ट है, लाल कुर्ती नामक सेना का, ठीक है, गठन किसने किया था? मोस्ट है, ये गैरीबाल्डी ने किया था। किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। मोस्ट है लाल कुर्ती, खूब आता है एग्जाम में, खूब आता है लाल कुर्ती जो आता है गैरीबाल्डी, ठीक है। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इटली का एकीकरण हुआ था 1871 में। कब होता बेटा? 1871 में हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, 1-2 बात और है इटली की। अगर हम बात करें तो इटली के एकीकरण की बात हो चुकी है 1871 में। अंतिम रूप से इटली का एकीकरण कब हुआ? किसने किया था? तो काउंट काबूर ने किया था। काउंट काबूर ने किया था, ठीक है बेटा। चीनी क्रांति मोस्ट है। चीनी क्रांति मोस्ट है। चीन के इतिहास में यूरोपीय साम्राज्यवादियों का प्रवेश कब हुआ था? तो 10वीं शताब्दी के दूसरे भाग में हुआ था, ठीक है। औद्योगिक चीन के कौन से औद्योगिक यूरोपीय व्यापारियों द्वारा अपनी ओर आकर्षित किया था? तो चीनी का व्यापार, रेशम का व्यापार, चाय का व्यापार और अफीम का, इसने जो है अपने तरफ जो है आकर्षित कर लिया था। वहीं पर अगर हम बात करें तो चीन में कौन सा देश मुख्यतः अफीम का व्यापार करता था? तो ब्रिटेन करता था अफीम का, ठीक है। चीनी सरकार द्वारा अफीम पर रोक लगाने के पश्चात
ब्रिटेन ने कब चीन पर चढ़ाई कर दी थी? तो 1841 में जो है चीन पर चढ़ाई कर दी थी। ठीक है, ब्रिटेन में फ्रांस के संयुक्त रूप से चीन पर कब आक्रमण किया था? 1858 में। तो ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर किया था ये। तो ये सारी चीज़ें मोस्ट हैं। अगर हम देखें तो पूरी तरीके से मंथन करके जो है सारी चीज़ों को जब निकाल कर हम यहाँ से ये चीज़ें लेकर आए हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपकी बुक जो सहायक रहेगी वो कौन सी रहेगी? अरविंद प्रकाशन की जो है बुक सहायक रहती है इसमें। ठीक है, अरविंद प्रकाशन की बुक बहुत सहायक रहती है इस चीज़ के लिए। तो चीन के इतिहास में यूरोपीय साम्राज्यवादी का प्रवेश कब हुआ था? 10वीं शताब्दी दूसरे भाग में हुआ था। औद्योगिक यूरोपीय व्यापारी अपनी ओर आकर्षित करने का कारण चीनी रेशम, चाय और अफीम था। ठीक है, चीन में कौन सा देश मुख्यतः अफीम का व्यापार करता था? तो ब्रिटेन करता था। ठीक है, चीनी सरकार द्वारा अफीम पर रोक लगाने पर कब 1841 में आक्रमण कर दिया था और 1858 में संयुक्त रूप से कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, तोंतीसन की संधि किन देशों के मध्य हुई थी? चीन और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच मध्य हुई थी। ये कब हुई थी? 1860 में हुई थी। ठीक है, किस संधि के दौरान चीन को अफीम व्यापार पर फिर यही संधि थी, अफीम व्यापार पर शुरू करना पड़ा फिर से और विदेशियों को जो है दरवाजे खोलने पड़े थे। चीन में मंचू वंश कौन सा था? मंचू वंश शासन के समाप्त करने की किस दल का गठन किया? तो तुंगमेंग दल का गठन किया गया था। तुंगमेंग दल का गठन। चीनी क्रांतिकारी कब सन्यास सेन, ये मोस्ट है, सन्यास सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना था? तो ये 29 दिसंबर 1911 को बात होती है। अब चीन का जो है यहाँ से जो है स्थिति वो परिवर्तित हो जाती है चीन की। चीन यहाँ से मजबूत स्थिति में आ जाता है चीन। चीनी क्रांति सर्वप्रथम कब हुई थी? और 1911 में हुई थी। ठीक है, और चीनी के क्रांति के जनक जो थे वो कौन थे? सन्यास सेन थे। अब यहाँ से बनती है चीन की स्थिति मजबूत। ठीक है, सन्यास खेन याद रखना चीन के लिए, सन्यास सेन। यहाँ पर चीनी क्रांति के नायक कौन थे? तो वो कौन थे? सन्यास सेन थे। मोस्ट रखना याद इसको। ठीक है, किस क्रांति के पश्चात चीन में गणतंत्र पद्धति लागू हुई थी? तो 1911 की क्रांति के बाद हुई थी। ठीक है, ये भी मोस्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कोमितांग पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? सन्यास सेन ने की थी और 1912 में की थी। ठीक है, चीनी राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? सन्यास सेन को कहा जाता है, जैसा हमारे यहाँ पर गांधी जी को कहा जाता। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1921 में हुई थी। ठीक है, गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी चीन में? तो शुरुआत हुई थी 1928 में गृह युद्ध। ठीक है, चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो वो था माओ त्से तुंग। ठीक है, चीनी जनवादी गणतंत्र का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? चाओ एन लाई। तो ये मोस्ट है। ठीक है, तो चीन के राष्ट्रपिता किसे कहा था? सन्यास सेन को कहा जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। गृह युद्ध की शुरुआत की थी 1928 में। चीनी साम्यवादी स्वतंत्र के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? माओ त्से तुंग। ठीक है, जनवादी गणतंत्र के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? चाओ एन लाई। ठीक है, अब रूसी क्रांति आ जाती है। रूसी क्रांति मोस्ट है भाई, सारी क्रांतियाँ मोस्ट हैं। रूसी क्रांति का प्रारंभ करने वाला का मुख्य कारण क्या था? निरंकुश और स्वच्छाचारी शासन के अयोग्य, भ्रष्ट, नौकरशाही, श्रमहीन, बस इतना था। रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध से रूस की पराजय। ये था, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय होना था। एक जार यानी शासक, एक चर्च, एक रूस का नारा किसने दिखा? निकोलस द्वितीय ने। मोस्ट है ये मोस्ट है भाई, ये मोस्ट है, ये मोस्ट है। देखो राजस्थान PCS में भी क्वेश्चन पूछा है। एक जार यानी शासक, एक चर्च, एक रूस, तो निकोलस द्वितीय ने दिया था। ठीक है, नारा। ठीक है भाई, इससे आगे अगर हम बात करते हैं, तो रूसी क्रांति के समय रूस के जार अथवा सम्राट कौन थे? तो निकोलस द्वितीय थे। ठीक है, रूसी क्रांति का नेता कौन था? तो वो कौन थे? व्लादिमीर लेनिन थे। ये सब नाम मोस्ट हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, थोड़ा सा जो है आगे बात करते हैं। चलिए, यहाँ पर बात कर लेते हैं। थोड़ी सी बात जो है यहाँ पर समझिए। लाल सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो लियोन ट्राटस्की द्वारा। रूस की क्रांति कब हुई थी? तो वर्ष 1917 में हुई थी। ठीक है, किस क्रांति को
बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है, रूस की क्रांति को, मोस्ट है, ठीक है। किस दल ने रूसी क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो बोल्शेविक दल ने भूमिका निभाई थी, ठीक है। बोल्शेविक दल का मुख्य नेता कौन था? तो व्लादिमीर लेनिन थे, ठीक है। लेनिन द्वारा रूस में क्रांतिकारी योजना कब प्रारंभ हुई थी? 16 अप्रैल 1917 को हुई थी, ठीक है। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? स्टालिन को कहा जाता है। मोस्ट है ये भी मोस्ट है बिल्कुल, ठीक है। रूस में जारशाही अथवा सम्राट के शासन की व्यवस्था कब समाप्त हुई थी? तो 17 मार्च 1917 में हुई थी ये, ठीक है। 17 मार्च 1917 में हुई थी, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो देखेंगे लेनिन द्वारा रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 21 में लागू हुई थी, ठीक है। लेनिन की मृत्यु जो हुई थी कब हुई थी? 24 में हुई थी, ठीक है। मदर नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? मैक्सिम गार्डी द्वारा की थी, ठीक है। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। तो इसका नारा जो है किसका है? कार्ल मार्क्स ने कहा दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। तो ये थी कुछ क्रांतियाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट क्रांतियाँ थी। मुझे ऐसा लगता है आपने अगर ये क्लास 1-2 बार अगर देख ली तो आपको फिर ये क्रांतियाँ मजबूत हो जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर मिलते भी हैं, ठीक है। वो अब आपकी चॉइस है कि आप इसे तैयार करो या ना करो, ठीक है। फिलहाल में मेरा काम है कंटेंट देना, आपको अच्छा कंटेंट देना, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर और हो जाए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं कल अपनी नई क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।